ठीक है। और इसका अगला जो पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे उप सह संयोजक यौगिकों में बंधन। उप सह संयोजक यौगिकों में बंधन। और बंधन को समझाने के लिए एक तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर पहला संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है। और संयोजकता बंध सिद्धांत इसको हम यहाँ कहेंगे बीबीटी। बीबीटी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी कहलाती है। इसकी खोज के बारे में बात करते हैं। देखो, खोज इसकी की गई है पॉलिंग के द्वारा। खोज की गई है पॉलिंग के द्वारा। कई बार ये भी पूछ लेता है एग्जाम में, पेपर में आया हुआ है कि बीबीटी की खोज किसने की है। पॉलिंग ने बीबीटी को खोजा है। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की, कि बीबीटी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, या हम ये कह सकते हैं बीबीटी के कुछ महत्वपूर्ण नियम। ठीक है, नियमों की हम बात कर लेते हैं। और नियमों में देखो पहले नियमों में ये बताया गया है कि एक संकुल यौगिक की संरचना हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, बीबीटी में हम क्या करेंगे, इसकी संरचना ज्ञात कर लेंगे संकुल यौगिक की। मुख्यतः हम संरचना के बारे में बात करते हैं। और संरचना ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए संकरण, तो वो बीबीटी के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। देखिए महत्वपूर्ण बिंदु में या नियम में पहला नियम है कि सर्वप्रथम 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 धातु परमाणु सर्वप्रथम धातु परमाणु, ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग कर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। धनायन बनाता है। पहला नियम तो बीबीटी का ये है कि सर्वप्रथम धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। इसके बाद में नियम नंबर 2 है, बना हुआ धनायन लिगेंडों को जुड़ने के लिए खाली कक्षक उपलब्ध करवाता है। बना हुआ धनायन लिगेंडों को जुड़ने के लिए खाली कक्षक उपलब्ध करवाता है। इन खाली कक्षकों की संख्या समन्वय संख्या के बराबर होती है। समन्वय संख्या के बराबर होती है। ये नियम नंबर अपना 2 है कि धनायन लिगेंडों को जुड़ने के लिए खाली कक्षक उपलब्ध करवाता है और खाली कक्षकों की संख्या समन्वय संख्या के बराबर होती है। अगर संकुल की समन्वय संख्या 4 है तो धनायन 4 खाली कक्षक उपलब्ध करवाएगा। यदि समन्वय संख्या 6 है तो धनायन 6 खाली कक्षक उपलब्ध करवाएगा लिगेंडों को जुड़ने के लिए। नियम नंबर 3, ये जो खाली कक्षक हैं, खाली कह दो या इनको हम रिक्त कक्षक भी कह सकते हैं। खाली कक्षक या रिक्त कक्षक ये आपस में संकरण करके संकरित कक्षक बनाते हैं। संकरित कक्षक बना लेते हैं। खाली कक्षक या रिक्त कक्षक आपस में संकरण करके संकरित कक्षक बना लेते हैं। और इसके बाद में लिगेंड इन संकरित कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म दान करके उप सह संयोजक बंध बनाते हुए धातु परमाणु के साथ या धनायन के साथ जोड़े जाते हैं। तो ये अपना तीसरा नियम है। और इस प्रकार एक संकुल का निर्माण हो जाता है। एक संकुल का निर्माण हो जाता है। ये 3 नंबर है। अगला नियम देखो, चौथा नियम यहाँ पर हम बताएंगे कि यदि संकरण में ध्यान देना भी इम्पोर्टेंट है, यदि संकरण में आंतरिक
n-1 डी कक्षक काम में आते हैं। यदि संकरण में आंतरिक n-1 डी कक्षक काम में आते हैं या प्रयुक्त होता है तो संकुल को आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं। और यदि बाह्य एनडी कक्षक संकरण में काम में आते हैं तो संकुल को बाह्य कक्षक संकुल कहा जाता है। बाह्य एनडी कक्षक काम में आए तो संकुल को हम कहते हैं बाह्य कक्षक संकुल कहते हैं। बाह्य कक्षक संकुल कहते हैं। एक विद्युती का नियम चौथा ये है। संकरण में यदि यहाँ संकरण हो रहा है खाली कक्षकों का और संकरण में आंतरिक n-1 डी कक्षक काम में आए तो जो संकुल बनेगा उस बनने वाले संकुल को आंतरिक कक्षक संकुल कहेंगे। और यदि संकरण में यहाँ संकरण हुआ कक्षकों का और संकरण में बाह्य एनडी कक्षक काम में आएंगे तो बनने वाले संकुल को बाह्य कक्षक संकुल कहते हैं। आंतरिक कक्षक संकुल को एक नाम और दिया गया है, इसको हम निम्न चक्रण संकुल भी कहते हैं। निम्न चक्रण संकुल भी कहते हैं। और बाह्य कक्षक संकुल इसको उच्च चक्रण संकुल भी कहते हैं। तो हम ये पहचान भी कर सकते हैं कि जो संकुल बना है वो आंतरिक कक्षक है या बाह्य कक्षक संकुल है। नियम नंबर 5 की बात करेंगे। देखो हम नियम नंबर 5 ये है कि यदि संकरण D2sp3 या sp3d2 प्राप्त होता है तो संकुल की आकृति अष्टफलकीय होगी। यदि संकरण हमें इन दोनों में से कोई भी प्राप्त होता है तो बनने वाले संकुल की आकृति अष्टफलकीय होगी। और यदि संकरण हमें प्राप्त होता है sp3 तो संकुल की आकृति चतुष्क फलकीय होगी। संकुल की आकृति चतुष्क फलकीय होगी। और यदि संकरण प्राप्त होता है dsp2 तो आकृति वर्ग समतलीय प्राप्त होती है। वर्ग समतलीय प्राप्त होती है। तो पांचवा नियम ये है, जब भी आप संकरण ज्ञात करोगे बीबीटी के द्वारा और आपको संकरण इनमें से कोई भी प्राप्त हो जाए तो उनके आधार पर आपको आकृति निर्धारित करनी है कि संकरण ये आ गया D2sp3 अष्टफल की आकृति होगी। sp3d2 संकरण आया तो आकृति अष्टफल की होगी। अगर sp3 संकरण प्राप्त हुआ आपको तो आकृति आपकी चतुष्कफल की होगी। और यदि आपको संकरण dsp2 प्राप्त होता है तो बनने वाले संकुल की आकृति वर्ग समतलीय होगी। नियम नंबर 5 ये काम करेगा। इसके बाद में नियम नंबर 6 की बात करते हैं। देखो नियम नंबर 6 क्या है, यदि प्रबल लिगेंड होंगे तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन का युग्मन कैसे होता है ये आगे हम बात करेंगे जब एग्जाम्पल लेंगे। आप अब ये ध्यान रखें, अगर लिगेंड प्रबल है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन करना है और लिगेंड दुर्बल लिगेंड है
तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। यदि दुर्बल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। अब आप क्या करोगे, कुछ प्रबल लिगेंड है उनको ध्यान रखो, जैसे एक तो CO कार्बोनिल, एक हम ले लेंगे यहाँ NO2, ये प्रबल लिगेंड है। एक हम ले लेंगे यहाँ साइनाइड, ये प्रबल लिगेंड है। इसके अलावा दुर्बल लिगेंड की बात करते हैं हम यहाँ, तो दुर्बल लिगेंड में हम क्या कर लेंगे, जैसे हैलोजन है, क्लोरीन है, क्लोरीन HCl, Br, I, H2O है। इसके अलावा NO3 माइनस है, OH माइनस है। इनमें से कोई लिगेंड है तो ये दुर्बल है। इसके अलावा प्रबल में और भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे En है, NH3 है, तो ये प्रबल लिगेंड है और ये दुर्बल लिगेंड है। तो प्रबल लिगेंड है, संकुल में है, तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाएगा, और अगर दुर्बल लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। अब आप ये ध्यान रखें, ये तो है अपने प्रबल लिगेंड और ये है अपने दुर्बल लिगेंड। तो ये नियम नंबर अपना 6 हो गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं नियम नंबर 7 की। नियम नंबर 7 देखो क्या है। नियम नंबर 7 अपना है कि 7वां नियम यहाँ लिख रहे हैं हम। नियम नंबर 7, यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, यदि संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो संकुल रंगीन यानी कलर्ड और अनुचुंबकीय होगा। एक नियम आपको ये ध्यान रखना है, अभी ज्ञात करके देखेंगे हम। नियम पता होना चाहिए हमें। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो संकुल रंगीन और अनुचुंबकीय होगा, और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित हैं, और यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित हैं, तो संकुल रंगहीन और प्रतिचुंबकीय होगा। संकुल रंगहीन और प्रतिचुंबकीय होगा। तो ये अपने VBT के कुछ नियम हो गए हैं। ठीक है, कई बार पेपर में पूछ लेता है कि VBT संयोजकता बंध सिद्धांत के नियम बताइए, तो आपको ये 7 नियम बताने हैं। इसके अलावा देखो, हम आगे बात करते हैं कि VBT के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ उदाहरण देकर के समझाएंगे। प्रश्न जो आता है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि भाई VBT संयोजकता बंध सिद्धांत के नियम बताइए, 7 नियम लिखने हैं। एक आपको यहाँ देखो एग्जाम्पल देकर पूछेगा, जैसे आपको कहा गया, कोई भी संकुल दिया गया NH3 6+3 की संरचना VBT के आधार पर बताइए। ठीक है, आपको दिया गया NiCl4-2 की संरचना VBT के आधार पर बताइए। तो ये एग्जाम्पल लेकर उनको समझाएंगे कि संरचना कैसे ज्ञात करते हैं। इससे पहले देखो, एक नोट है जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस चैप्टर में संकुल की बात करेंगे तो अधिकतर हम क्या काम में लेते हैं, यहाँ 3D श्रेणी के तत्व काम में लेते हैं। 3D श्रेणी के तत्व ये काम में लेते हैं। उदाहरण देखने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, वो देख लो कि 3D श्रेणी के तत्व काम में आते हैं यहाँ धातु परमाणु के रूप में। अब 3D श्रेणी क्या है, स्किन, टाई, वाली, कार, में, फिर एफी, फिर कोई, निकला, कॉपर, जिंक, ये अपनी 3D श्रेणी है। इस श्रेणी में कुल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8
9 और 10 तत्व शामिल किए गए हैं। एक तो आपको ये श्रेणी याद होनी चाहिए, ठीक है। 3D श्रेणी में 10 तत्व हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, लोहा, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये 10 तत्व आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा इन तत्वों के संयोजी कोष में, संयोजी कोष ये आपको याद होनी चाहिए कि संयोजी कोष कौन सा है। साथ में आपको याद होना चाहिए कि संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ये चीजें आपको यहाँ कंफर्म होनी चाहिए। देखो, इन सभी तत्वों का संयोजी कोष है 3D4s। सभी तत्वों का संयोजी कोष है 3D4s। ठीक, आगे चलते हैं। देखो, अब इनमें इलेक्ट्रॉन भरना है आपको। जैसे मैंने कहा कि भाई स्कैंडियम के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं। अभी एग्जांपल करेंगे, संकरण ज्ञात करेंगे, इनकी आकृति ज्ञात करेंगे, तब ये काम में आएगा अपना संयोजी कोष। इसलिए बता रहा हूं आपको कि 3D श्रेणी में स्कैंडियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कह दो या संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए क्या है। तो ध्यान दें, इन सभी तत्वों का संयोजी कोष होता है 3D4s। S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, S में 2 इलेक्ट्रॉन भरना है। बाकी बच गया अपना D। D में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? जो तत्व जिस नंबर के ऊपर है, जो तत्व जिस नंबर पर है, जैसे पहला स्कैंडियम 1 नंबर पर, D में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये स्कैंडियम का हो गया। मैंने कहा आपको कि भाई Fe का बताओ, Fe का बताओ, तो D में कितने आएंगे? देख, S में कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। D में Fe कितने नंबर पर है? 6 नंबर पर, तो D में कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। ये Fe का हो गया। मैंने कहा आपको निकल का संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, तो आप जानते हैं निकल 3D में है, तो 3D4s आप जानते हैं। S में 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब D में इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? ये निकल कितने नंबर पर है? 8 पर, 8 लगा दीजिए। ये हो गया अपना निकल का संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इसी प्रकार आपको कहा गया कोबाल्ट का बताइए भाई इलेक्ट्रॉनिक संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आप जानते हैं 3D4s। S में वही 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे सदैव। D में कितने नंबर पर है? ये 7 पर है, तो D में कितना इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये कोबाल्ट का संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है। इसके अलावा 2 आपको ध्यान रखने हुई, एक क्रोमियम और एक कॉपर। ये अपवाद है यहाँ पर। कैसे है? देखो, क्रोमियम 3D4s संयोजी कोष हो गया। अपने अनुसार S में 2 इलेक्ट्रॉन और D में कितने होने चाहिए? 4 नंबर पर है, तो 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये गलत है। यहाँ क्या होगा? 3D में 5 और S में कितना आ जाएगा? 1, क्योंकि हम जानते हैं पूरित या अर्धपूरित कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं। D में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये अर्धपूरित हो गया। S में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, ये अर्धपूरित हो गया, तो ये ज्यादा स्थायी विन्यास है, तो इसलिए ये सही माना जाएगा। ऐसे ही कॉपर का है। देखो, कॉपर का 3D4s अपने नियम अनुसार क्या है? S में सदैव 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और D में कितने भरेंगे हम? जितने नंबर पर है ये 9 भरेंगे। लेकिन यहाँ भी क्या होता है? D में 10 इलेक्ट्रॉन, देखो D कक्षक पूरा भर गया, और S में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है यहाँ पर। एक तो जब भी हम ये ज्ञात करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे, संकरण ज्ञात करेंगे, संरचना ज्ञात करेंगे, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की आवश्यकता पड़ेगी। और अपने कोर्स में लगभग ये 3D श्रेणी के तत्व ही शामिल किए गए हैं। इसके अलावा एक तत्व और याद कर लीजिए, प्लेटिनम वाला। ठीक है, ये 78 है, इसका परमाणु क्रमांक है 78 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5D
और 6s होता है, s में 1, d में 9। एक अतिरिक्त ये और बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो मैंने बताया आपको 3D श्रेणी के तत्व याद करो, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजी कोष का आपको आना चाहिए। साथ में मैं आपको बता रहा हूँ प्लेटिनम का, एक ये भी देख लीजिए। प्लेटिनम का होता है 5d9 6s1। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी काम में आने वाले हैं जब हम एग्जाम्पल लेंगे। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर हम एग्जाम्पल जो प्रश्न बनता है वो ले रहे हैं। नियम अपने कंप्लीट हो गए हैं, 7 नियम मैंने आपको बता दिए हैं। आगे हम बात करेंगे बीबीटी के उदाहरण की बात करेंगे। बीबीटी के एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरण, बीबीटी के उदाहरण एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 ले रहा हूं मैं यहाँ पर, ध्यान देना भाई, समझना इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रश्न जो बनता है लगभग यहीं से बनता है अपना, ठीक है। जैसे CONH3 6R+3, नाम इसका हो गया, देखो क्या नाम है, हेक्सा, 6 है एमीन, हेक्साएमीन, CO को हम कहेंगे कोबाल्ट, ऑक्सीकरण अंक इसका 3, थर्ड, ये एक आयन इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पर आयन। ये इसका नाम हो गया हेक्साएमीन कोबाल्ट, थर्ड आयन। आपको कहा गया है निम्न संकुल यौगिक की बीबीटी के आधार पर संरचना ज्ञात कीजिए। निम्न संकुल यौगिक की बीबीटी के आधार पर संरचना ज्ञात कीजिए। देखो बीबीटी के आधार पर हम एक तो संकरण ज्ञात करेंगे, पहले क्या ज्ञात करेंगे, संकरण। संकरण ज्ञात होते ही आप यौगिक की संरचना ये बता सकते हैं, संरचना कौन सी है। नंबर 1 बिंदु, पहला बिंदु तो बीबीटी के आधार पर संकुल के बारे में ये ज्ञात किया जा सकता है और फिर संरचना बना सकते हैं। नंबर दो संकुल का रंग भी बता सकते हैं आप कि कौन सा रंग है, ठीक है। नंबर 3 आप बता सकते हैं चुंबकीय प्रकृति, ये भी आप बता सकते हैं संकुल अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। और 4 नंबर आप बता सकते हैं कि संकुल की प्रकृति बता सकते हैं। प्रकृति मतलब आंतरिक कक्षक है या बाह्य कक्षक है, अभी नियम में हमने देखा एक ये जानकारी मिलती है। और एक जानकारी हमें मिलती है 5 नंबर जो है चुंबकीय आघूर्ण, ठीक है, इसको लिखते हैं म्यू। ये इसको हम कहते हैं प्रचक्रण आघूर्ण। इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो आप बीबीटी के आधार पर एक संकुल के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। संरचना, मुख्यतः संरचना ज्ञात होती है। रंग भी हम बता सकते हैं, रंगीन है या रंगहीन है। चुंबकीय प्रकृति अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, ये भी हम बता सकते हैं बीबीटी के आधार पर। संकुल की प्रकृति आंतरिक कक्षक है या बाह्य कक्षक है, ये भी बता सकते हैं। और एक चुंबकीय आघूर्ण, ये भी हम बता सकते हैं। देखो कैसे बता सकते हैं, ध्यान देना भाई। एक एग्जाम्पल लिया और प्रश्न आपका है निम्न यौगिक की बीबीटी के आधार पर संरचना समझाइए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ आप ले लो केंद्रीय धातु परमाणु को, यहाँ से चालू हो जाओ, हल कर रहे हैं इसका, देखो हल कैसे होगा। कोबाल्ट धातु परमाणु है तो का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए क्या है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
एक तो ये ज्ञात करना आपको लिखना है, अभी बताया था मैंने 3D श्रेणी का है 3D फॉर एल्स, गिन लो। स्किन, टाई, वाली, कार, में, फिर, कोई। कितने नंबर पर आया? 7 नंबर पर। तो डी में कितने आ गए? 7। और एस में कितने आ गए? 2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। इसके बाद में देखो आगे चलते हैं। CO का ऑक्सीकरण, CO का ऑक्सीकरण अंक ये ज्ञात कर लो। ज्ञात कर सकते हैं हम। कितना आ जाएगा? प्लस का 3 आ जाएगा। आगे चलते हैं। CO+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो भाई। ये तो था कोबाल्ट का, अब हमें CO+3 का लिखना है। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। डी में 6 इलेक्ट्रॉन, एस में 0 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ये CO+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया। आगे चलते हैं। CO+3 का विन्यास लिखते हैं हम। CO+3 का विन्यास लिखेंगे। विन्यास मतलब कक्षक बनाएंगे। देखो एक तो अपने पास है ये डी कक्षक, एक तो अपने पास डी कक्षक है, ये डी कक्षक बना दो। डी में आप जानते हैं 5 होते हैं कक्षक। ये 3D हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन है। ये अपना हो गया 4s, ठीक है 4s हो गया। और ये अपना हो गया आगे 4p, p में 3 कक्षक होते हैं। ये 4s, ये 4p, आगे ले लेंगे 4d तक चले जाएंगे। ठीक है, जितने काम में आने हैं आगे भी काम में आ सकते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन भरो, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। यहाँ तक आपको सभी में पूरा काम करना है। विन्यास लिखने के बाद आप देखो कि लिगेंड, ये लिगेंड प्रबल है या दुर्बल है। अभी मैंने बताया था NH3 कौन सा लिगेंड है? प्रबल लिगेंड है। तो यहाँ लिख देंगे लिगेंड प्रबल है, लिगेंड प्रबल है। अतः इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, अतः इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा। युग्मन कर दो। देखो CO+3 का विन्यास ये कैसे हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का युग्मन हो जाएगा। यहाँ पर ये डी के कक्षक हो गए, 1 2 3 4 और ये 5। ये 4s हो गया, ये 4p कक्षक हो गया, 1 2 और 3 4p 4s और ये 4 ये 3d। युग्मन हो जाएगा इन इलेक्ट्रॉनों का। देखो कैसे, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये युग्मन हो गया। अब अपने पास खाली कक्षक कितने हैं? 2 डी के, 1 एस का और 3 पी के। लिगेंड कितने हैं? 6। तो 6 खाली कक्षक उपलब्ध हो गए जो कि धातु परमाणु ने उपलब्ध करवाए हैं, धनाइन ने। अब देखो हम क्या करते हैं, CO+3 पर या CONH3 पर संकरण निकाल लो। संकरण कैसे याद करना है? देखो ये खाली कक्षक उपलब्ध हो गया हमें, ये आपस में संकरण करेंगे। 2 कक्षक किसके? 2 कक्षक, ये डी कक्षक 2, 1 एस और पी के कितने? 3। तो ये संकरण आ गया अपना D2sp3, संकरण प्राप्त हो गया हमें। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। CONH3 की संरचना ये बनाते हैं। देखो यहां संरचना जो संकृत कक्षक है आपके, ये D2sp3 वाले 1 2 3 4 5 6, इन संकृत कक्षकों में लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देगा और बंध बनाते हुए जुड़ जाएगा।
देखो कैसे जुड़ेगा, लिगेंड कौन है NH3, ये इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देगा यहाँ सभी कक्षकों में, और धातु परमाणु के साथ बंध बनाता हुआ जुड़ जाएगा, ये 6 बंध बनेंगे, NH3 NH3 NH3, यहाँ भी NH3 और यहाँ भी आ जाएगा अपना NH3। ये संकुल की संरचना होगी। जब भी VBB का नाम दे दे आपको तो इतना काम करना पड़ेगा। अब देखिए इसके आधार पर हम ये बातें बता सकते हैं। नंबर 1, आपको पता चला संकरण, तो संकरण क्या है, D2sp3 संकरण आ गया। अभी हमने बात की कि जब संकरण D2sp3 हो तो आकृति कैसी बनानी है आपको, अष्टफल की है, तो ये आकृति आपने बता दी भाई। इस संकुल की आकृति कैसी हो जाएगी, अष्टफल की है, अष्टफल की आकृति बना दो, आपको बनाना आता है। केंद्रीय परमाणु को बीच में रखें और ये 4 लिगेंड इससे जोड़ें वर्ग समतल में, और 2 ये अक्षीय स्थितियों पर, NH3 1 2 3 4 5 और ये 6, कॉस्ट में बंद करके प्लस का चिन्ह लगा, तो ये आकृति हो गई है। अगर आपको यहाँ तक पूछा जाए तो इतना काम करना है, संकरण और संरचना का नाम लिखकर संरचना बना लेंगे। अगर साथ में आपको यदि पूछे कि संकुल का रंग बताइए भाई कैसा है, संकुल का रंग बताओ कैसा है, तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा इस संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो रंगीन, नहीं है तो रंगहीन होगा। तो देखो लास्ट में जो संरचना आपने बनाई है यहाँ पर, उसमें देखो क्या अपने पास कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, और युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये संकुल कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। संकुल कैसा हो जाएगा, ये रंगहीन संकुल हो जाएगा। चलो आप जानते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो संकुल रंगहीन है, साथ में क्या है, प्रति चुंबकीय भी है, प्रति चुंबकीय, ये भी आप बता सकते हैं यहाँ पर प्रति चुंबकीय है। चलो एक टॉपिक ये पूरा हो गया। एक यहाँ हम बता सकते हैं संकुल की प्रकृति, कि संकुल में आंतरिक डिकक्षक काम में आते हैं तो संकुल आंतरिक कक्षक होगा, और बाहरी डिकक्षक काम में आते हैं तो बाह्य कक्षक संकुल होगा। तो देखो यहाँ डिकक्षक ये अंदर की ओर हैं, अगर डिकक्षक बाहर होते हैं यहाँ तो ये बाह्य डिकक्षक, ये अंदर वाले हैं, इसको कहते हैं आंतरिक डिकक्षक। तो संकरण में आंतरिक डिकक्षक काम में आया तो ये कौन सा हो गया, ये आंतरिक कक्षक संकुल हो गया। एक आप ये पहचान कर सकते हैं कि ये आंतरिक कक्षक संकुल है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक अंतिम बिंदु और हम यहाँ हल कर सकते हैं। देखिए चुंबकीय आघूर्ण, इसको कहते हैं प्रचक्रण आघूर्ण। इसके लिए क्या करना आपको, एक सिंपल फॉर्मूला ध्यान रखना। अभी देखो यहाँ लिख रहा हूं पर, म्यू बराबर होता है n+2, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इससे आप प्रचक्रण आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। n का मतलब क्या है ये पता होना चाहिए हमें। n का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। संकुल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, 2 है, 0 है। n का मान रख दो, हल कर दो तो इसका चुंबकीय आघूर्ण आ जाएगा। देखो कैसे याद करना है हमें, म्यू बराबर n है n+2, हल करो भाई। n का मान बोलो कितना है, यहाँ से देखो संरचना में अभी बताया अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0, तभी तो ये रंगहीन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 तो n का मान रख दो 0, 0+2, इसको हल करो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस संकुल का चुंबकीय आघूर्ण कितना हो गया, 0 हो गया। अतः हम कहेंगे
कि ये संकुल, इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना है, 0 है। एक आप यहाँ ये चीज बता सकते हैं। तो देखो बीबीटी के आधार पर आपने इतनी चीजें ज्ञात कर ली। एग्जाम में जो प्रश्न बनता है उसके बारे में सुन लो। ये संकुल दे दिया आपको और फिर कहेगा उपरोक्त संकुल की बीबीटी के आधार पर संरचना समझाइए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखो ये सारी चीजें, ये फॉर्मेट ये बनाना पड़ेगा और संरचना तक यहां तक लिखना पड़ेगा। काम खत्म। आगे आपको ये बिंदु लिखने की आवश्यकता नहीं। अगर प्रश्न में कहता है उपरोक्त संकुल की संरचना और रंग बताइए, यहां तक लिखना पड़ेगा आपको, ये पूरा लिख करके। अगर आप ये नहीं देते हैं तो भी नंबर पूरे नहीं मिलते हैं, क्योंकि अगले ने नाम दे दिया बीबीटी के आधार पर समझाइए, तो ये पूरा समझाना ही पड़ेगा। अगर नहीं समझाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक अपना बीबीटी के आधार पर ही हो गया है। नेक्स्ट आगे एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ और इसके बाद में आप खुद करोगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर हम लेते हैं यहाँ 2। एग्जाम्पल नंबर लेंगे 2। अगर आपको ये फॉर्मेट याद हो गया तो अब सभी एग्जाम्पल में यही फॉर्मेट रहेगा। या तो धातु परमाणु चेंज हो जाएगा या फिर कोई लिगेंड चेंज हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल नंबर अपना है यहाँ पर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 है और ये एग्जाम्पल नंबर 2 COF6 है और -3 है। ठीक है, नाम हो जाएगा हेक्सा। F को हम कहते हैं फ्लोरो, नामकरण में हो गया है। अब CO को हम क्या करेंगे, यहाँ ऋणात्मक संकुल है तो नाम के अंत में 8 लगाते हैं तो नाम हो जाएगा कोबाल्टेट। कोबाल्टेट ये इसका नाम हो गया, हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट थर्ड आयन। अब वही चीजें आपको पूछी गई है, रंग बताइए, संरचना बताइए, या चुंबकीय आघूर्ण पूछ ले, या आपको चुंबकीय प्रकृति पूछ ले बीबीटी के आधार पर, तो कैसे हल करना है। एक और एग्जांपल देख लो। ठीक है, प्रश्न अपना हल कर रहे हैं। देखो इसको, धातु परमाणु वही क्या है, कोबाल्ट, तो वही लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d7 फॉरेस्ट 2। आगे चलते हैं। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक, कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक वही +3 आ जाएगा इस यहाँ भी। चलो CO+3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D में 6 S में 0। CO+3 का विन्यास लिखो भाई। अब विन्यास में वही 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, S खाली रह जाएगा, P ये भी खाली रह जाएगा। चलो अब नेक्स्ट हम चलते हैं। यहाँ तक करने के बाद आप देखो लिगेंड को, F अभी बताया था मैंने, F कौन सा लिगेंड, F है दुर्बल लिगेंड। प्रबल की जगह क्या लिख दोगे, अब F दुर्बल लिगेंड है, F दुर्बल लिगेंड है, अतः इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, नहीं होगा। अतः इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, अभी हमने देखा है। अतः इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा, ये लाइन लिखी जाएगी। अगर प्रबल होता तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा, जबकि लिगेंड यहाँ क्या है, दुर्बल, इसलिए हमने लिखा इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा। चलो भाई, इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं होगा तो क्या करें फिर हम, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इनका युग्मन नहीं करना है, जैसा है वैसा ही लिखना है। चलो लिखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं हुआ। अब यहाँ तक करने के बाद आगे लिगेंड देखो कितने हैं, 6। अपने पास खाली कक्ष कितने रह गए, 3 और 1 4, कितने कम, 2 कम रह गए। अब ये 2 कक्षक आगे वाले काम में आएंगे भी। आगे कौन सा कक्षक हो गया अपना, 4D। संकरण में कौन सा कक्षक काम में आएगा, 2 कक्षक किसके काम में आ जाएंगे, 4D के, 3 4 5, ये 4D कक्षक है। अब संकरण ये हो जाएगा, देखो 4 तो है कक्षक खाली अपने पास, 2 कक्षक कहाँ से लेने पड़ेंगे, 4D से, क्योंकि 3D में तो खाली ही नहीं है। ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेंगे, खाली कक्षकों में दान करते हैं,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, इसलिए ये डी कक्षक संकरण में काम में नहीं आएगा। संकरण निकाल लो। एस का कितना, एक कक्षक, पी के कितने, तीन कक्षक, डी के कितने, डी के केवल दो ही कक्षक काम में लेने हैं, क्योंकि हमें 6 खाली कक्षक चाहिए। तो संकरण हो गया अपना sp3d2। चलो आगे चलते हैं। लिगेंड कौन है यहाँ, NH3 की जगह अब क्या आ गया, NH3 की जगह अब आ गया अपना F। तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है भाई, देखो इसको दोबारा करो, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है 1 2, ये 3D कक्षक है, संकरित हो गया ये। अब ये आगे जो कक्षक काम में आने वाले हैं, ये दो कक्षक काम में आएंगे, ये किसके, और डी के। यहाँ F जुड़ेगा, अब खाली कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर देगा और उप सह संयोजक बंध बनाते हुए जुड़ जाएगा। तो ये इसकी संरचना हो जाएगी। अब देखो ये चीजें हैं, ये हम यहाँ बता सकते हैं, ये चीजें हम यहाँ बता सकते हैं। कैसे बताओगे, संकरण क्या है देखकर बता दो, sp3d2, संकरण आ गया sp3d2। चलो एक चीज याद होगी हमें। फिर आकृति संरचना की बात करेंगे, बताया मैंने आपको, sp3d2 हो या d2sp3 हो, संकरण हो तो आकृति सदैव अष्टफलकीय बनेगी। चलो अष्टफलकीय आकृति हो गई है, आकृति बना दो। आकृति में क्या करना है आपको, ये सेम आकृति यही बनेगी, चेंज क्या करना है, लिगेंड को चेंज करना है। NH3 की जगह यहाँ अब की बार हम क्या लगा देंगे, F लिगेंड लगा देंगे। तो ये इसकी आकृति हो गई है। चलो आगे हम बात करते हैं कि रंग कैसा होगा। ठीक है, रंग कैसा होगा, ये कक्षक ये कैसे होंगे, संकुल की प्रकृति कैसी होगी। देखो रंग के बारे में बात करते हैं हम। रंग यहाँ देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, उपस्थित है, 4 है। तो जब भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे संकुल कैसा हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। संकुल कैसा है, रंगीन है। चलो जब रंगीन है तो चुंबकीय गुण क्या होंगे, ये कैसा हो जाएगा, अणु चुंबकीय हो जाएगा। संकुल कैसा हो जाएगा, अणु चुंबकीय हो जाएगा। ये हमने यहाँ देख लिया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे संकुल की प्रकृति। संकुल की प्रकृति में देखो कि कौन से डी कक्षक काम में आ रहे हैं। अगर आगे है डी कक्षक वो आंतरिक होता है, बाहर है तो कौन सा होता है, बाह्य। तो संकरण में कौन से डी कक्षक आंतरिक काम में आए या बाह्य, बाह्य डी कक्षक। तो संकुल की प्रकृति हम लिखेंगे, संकुल कैसा है, बाह्य कक्षक संकुल है। चलो ये ज्ञात हो गया। अब हम बात करेंगे चुंबकीय आघूर्ण की। अब हम बात करेंगे यहाँ चुंबकीय आघूर्ण की बात करेंगे। देखो फॉर्मूला बता दिया था मैंने, म्यू एन एन प्लस 2 से ज्ञात करेंगे। एन का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो आप यहाँ देख लो, कितने हैं, 4। एन का मान 4 आ गया, 4 प्लस 2, हल करो भाई इसको। तो यहाँ हल कर लेते हैं, ये आ जाएगा कितना, म्यू बराबर आ जाएगा अपना 4 और 2 कितने हो गए, 6 हो गए। 6 को 4 से गुणा करो 24, तो ये अंडर रूट कितना आ गया, 24 आ गया। कितना हल करोगे, इसकी इकाई लगा दो bm। चुंबकीय आघूर्ण की इकाई होती है b, चुंबकीय आघूर्ण की इकाई होती है bm, बोर मैग्नेटॉन होती है। ठीक है, हल इसको आगे भी हल कर सकते हैं, यहाँ तक लिखोगे तो भी ठीक है, आगे हल कर दो। इसका लगभग उत्तर आ जाएगा अपना 4.9 bm, बोर मैग्नेटॉन। तो ये हमने इस संकुल के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली। पेपर में यही अपना दिया हुआ आता है, कोई भी संकुल आपको देता है, संरचना, रंग, चुंबकीय प्रकृति, संकुल की प्रकृति, चुंबकीय आघूर्ण, इनमें से कोई 2 चीजें आपको पूछ लेता है। अगर डीबीटी के आधार पर पूछे तो आपको ये फॉर्मेट काम में लेना ही पड़ेगा।
अन्यथा गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो कुछ और एग्जाम्पल हैं, 2 एग्जाम्पल मैं लिख कर देता हूँ, उनको आप खुद हल करके देखना एक बार। जैसे निकल का एक तो हम ले लेते हैं यहाँ पर NiCN फॉर -2, एक तो ये आप हल करके देखना, सेम ये चीजें लिखना, उसके बाद में ये सारी चीजें आ जाएंगी। एक संकुल आप लिखना, यहाँ इसको हल करना, NiCl फॉर और -2, इसको हल करके आप देखना, ठीक है। और हल करने के बाद आप संरचना, रंग, चुंबकीय प्रकृति, संकुल की प्रकृति ये ज्ञात कर लेना, ठीक है। जैसे पहले में संकरण आपका आना चाहिए DsP2 और आकृति बननी चाहिए वर्ग समतुल्य पहले में, और दूसरे में आपका संकरण आना चाहिए sp3 और आकृति बननी चाहिए चतुष्कफल, ठीक है। तो ये अपने VBT के एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। आगे हम बात करेंगे फिर CFT की बात करेंगे कल। VBT अपनी कंप्लीट है, तो एग्जाम्पल करके देखना। एग्जाम्पल ये नहीं समझ में आते हैं या आप नहीं कर पाते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, उसमें लिखना, कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना कि भाई दोबारा समझाया जाए, तो दोबारा ये कर लेंगे। ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है।